हेलो एवरीवन। अपन बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, है ना। कहाँ पे छोड़ा था अपन ने, यहाँ पे D1 के कारण, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, ये जो ग्राफ बना था VI के बीच, ये कौन सी कुंडली पर बोलता थी, प्राथमिक कुंडली पर बोलता थी AC के ऊपर, ठीक है। जिसका ग्राफ आप लोग हाफ वेव के अंदर भी बना के आए होगी, ये ऐसे बनता है। क्लियर है यहाँ तक। अब VS कौन सी कुंडली का वोल्टता है, द्वितीय कुंडली की वोल्टता है, ठीक है। VS कौन सी कुंडली की वोल्टता है, द्वितीय कुंडली की वोल्टता है। उसका ग्राफ भी ऐसे ही बनता है जो अपन ने दोनों बना दिए। अब अपन क्या करते हैं कि इसके पॉजिटिव हाफ सर्किल को उठा लेते हैं, और पॉजिटिव हाफ सर्किल की कंडीशन क्या होती है आप लोगों को पता है कि डायोड का P सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और डायोड का N सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि वो फॉरवर्ड बायस के अंदर जुड़ा होना चाहिए, तभी आप लोगों उसके अंदर धारा प्रवाहित होगी। तो देखो आ जाओ डायोड पर चलते हैं अपन। इस डायोड D1 पर बैटरी का डायोड का P सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है, और डायोड का N सिरा कहाँ से जुड़ा है, बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है। तो कहने का मतलब है ये जो डायोड D1 है ये कौन से बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। तो ये क्या करेगा, धारा प्रवाहित करेगा, और जो धारा प्रवाहित होगी वो कहाँ पे आएगी, RL, यानी कि लोड पर अपने को धारा वोल्टा मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इस डायोड D2 की। D1 तो फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। D2 की बात करते हैं। D2 का ये सिरा कौन से जुड़ गया, देखो यहाँ पे नेगेटिव से, और ये सिरा यानी कि D2 का P सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है, और D2 का N सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है। तो ये कौन से बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में हो गया तो आप लोगों को पता है धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ओनली D1 कार्य करेगा, डायोड D2 कार्य नहीं करेगा। इसलिए अपने को इसके अंदर जो ग्राफ मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, ओनली इस पॉजिटिव सर्किल के ऊपर ही मिलेगी। देखो D1 के कारण फॉरवर्ड बायस के, यानी कि इस पॉजिटिव सर्किल के अंदर अपनी धारा प्रवाहित होगी, नेगेटिव टर्मिनल में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसको यूँ दिखा दिया। फिर से पॉजिटिव हाफ सर्किल में ही अपने को धारा प्रवाहित होगी, नेगेटिव हाफ सर्किल में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसलिए अपन ने इसको ऐसे शो कर दिया, ठीक है। ये किसके कारण था, डायोड D1 के कारण वोल्टता थी। अब अपन बात करते हैं डायोड D2 के कारण। देखो इसको हटा दो एक बार, यहाँ से आ जाओ जी। डायोड D2 के कारण बात करते हैं। इस नेगेटिव हाफ सर्किल को निकाल लो यहाँ से बाहर, ठीक है। क्या कर लो, इस नेगेटिव हाफ सर्किल को आप क्या कर लोगे, यहाँ से बाहर निकाल लो। तो क्या करोगे, डायोड D2, नेगेटिव हाफ सर्किल की कंडीशन आप जानते हो क्या होती है। नेगेटिव हाफ सर्किल की कंडीशन आप लोग जानते हो क्या होती है, डायोड का P सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखो डायोड का P सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और डायोड का N सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे ये जो D1 है ये कौन सा बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो ओनली चेंज अपन D1 में ही कर रहे हैं, D2 में तो अपने आप चेंज होता जा रहा है। ध्यान से सुनना, ओनली अपन तो चेंज किस में कर रहे हैं, D1 के अंदर इन दोनों हाफ सर्किल की कंडीशन लगा रहे हैं। पॉजिटिव हाफ सर्किल की D1 के अंदर कंडीशन लगाई, तब D2 ने कार्य नहीं किया। अब नेगेटिव हाफ सर्किल की कंडीशन भी अपन D2 में ही यूज कर रहे हैं, पर वहाँ पे D1 में यूज कर रहे हैं, पर वहाँ पे D1 कार्य नहीं करेगा। क्यों, नेगेटिव हाफ सर्किल की कंडीशन अगर वहाँ पे यूज की तो डायोड D1 का P सिरा पॉजिटिव से जुड़ेगा, और डायोड का N सिरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। तो ये कौन सा बायस हो गया, अपना फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हो गया तो आप लोगों को पता है फॉरवर्ड बायस में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे डायोड D1 कार्य नहीं करेगा। तो आ जाओ D2 के पास। D2 का पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ा है, P सिरा किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, और डायोड का N सिरा किससे जुड़ा है,
नेगेटिव से, ठीक है। तो ये कौन से में हो गया, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे कौन कार्य करेगा, D2 कार्य करेगा, पर कौन से सर्किल में करेगा, पॉजिटिव हाफ सर्किल के अंदर कार्य करेगा। तो देखो ग्राफ कैसे मिलेगा अपने को इसका, पॉजिटिव में लगाया तब D1 ने कार्य किया तब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव की बात तो कर ही नहीं रहे, तो पॉजिटिव के अंदर धारा क्या रहेगी, नील। यहाँ पे नेगेटिव के अंदर अपने को धारा मिलेगी क्या, ये लो, ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव में धारा के, पॉजिटिव में धारा क्या मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, नील। देखो अब अपन क्या कर लेते हैं, ये किसके कारण है, डायोड D2 के कारण वोल्ट था, ठीक है जी। चलो अब अपन लास्ट में निकाल लेते हैं आउटपुट V0, ये लो आउटपुट निकलता है D1 और D2 दोनों को मिलाकर, क्या निकलता है। अब देखो एक चीज़ तो मैंने शो नहीं की, यहाँ से धारा कहाँ जाएगी, यहाँ की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो ये लो, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, चाहे डायोड D1 काम करे चाहे डायोड D2 काम करे, पर धारा तो दोनों की एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। आई रिपीट, चाहे डायोड D1 काम करे चाहे डायोड D2 काम करे, पर धारा तो लोड पर दोनों की एक ही डायरेक्शन में काम कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। इसलिए अपन ने इसको भी क्या दिखा दिया, पॉजिटिव हाफ सर्किल में दिखा दिया। पर एक चीज़ देखना, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हाफ सर्किल की कंडीशन लगाई तब बना था, यहाँ पे ये है नेगेटिव हाफ सर्किल का, पर मैंने पॉजिटिव क्यों किया, क्योंकि धारा तो दोनों को एक समान ही मिल रही है ना, धारा तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में मिल रही है ना, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव हाफ सर्किल में दिखा दिया। पर वैसे पॉजिटिव हाफ सर्किल में नहीं है, वैसे देखो ऋणात्मक मान में है, पर सर्किल अपन ने कौन सा दिखाया, पॉजिटिव वाला दिखाया। क्लियर है। V0 का मतलब है दोनों का योग, दोनों का कुल, D1 और D2 का। तो D1 का क्या है, ये वाला है, लो बना दो यहाँ पे, D1 का पॉजिटिव, ये किसका है, D2 का, तो D2 का भी बना दो, बना दिया। अब ये आ जाओ, ये किसका आ गया, D1 का, ये लो, ये अपने को मिल गई यहाँ पे पूर्ण वेव, फुल वेव। मिली कि नहीं मिली, मिल गई भाई V0 के अंदर फुल वेव। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम बस वैसा ही है, बस अपन ने यहाँ पे डायोड 2 यूज किए हैं, तभी जाके अपने पास क्या है, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर बना है। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की। एक बार इसकी बात, अरे यार सुनो 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 सुनो, एक बार इसकी एक मैं वो क्रिया विधि बोल देती हूँ, देखो कैसे बनेगा यार ये, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अपन फिर से बना लेंगे इसको। ये लो, ये पॉजिटिव में था, ये पॉजिटिव में था, पर बनेगा ऐसा ही, ये Vs है, ये D1 के कारण है, ये Vi है। ये लो जी, सुनो अब इसकी क्रिया विधि एक बार सुनो। देखो क्या किया है मैंने यहाँ पे, या फिर अपन ने क्या किया है यहाँ पे, देखो सर्वप्रथम निवेशी संकेत के प्रथम धनात्मक चक्र में बिंदु A धनात्मक और बिंदु B ऋणात्मक हो जाता है। पता है भाई, इस वाले को ही तो लिया है, तो देखो ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम निवेशी संकेत के प्रथम धनात्मक चक्र में बिंदु A धनात्मक व बिंदु B ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण डायोड D1 अग्र बायस में और डायोड D2 पश्च बायस में आ जाते हैं। इस अवस्था में डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध RL में धारा I1 प्रवाहित होती है। अपन ने धारा तो नाम दिया ही नहीं है, ये देखो इसको धारा दे दो I1 और इस वाले को धारा का नाम दे दो I2, ठीक है। हाँ जी,
आई रिपीट, फिर से एक बार बोल रही हूँ, सर्वप्रथम निवेशी संकेत के प्रथम धनात्मक चक्र में बिंदु A धनात्मक और बिंदु B ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण डायोड D1 अग्र बायस में और डायोड D2 पश्च बायस में आ जाता है। इस अवस्था में डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध RL में धारा I1 व प्रवाहित होती है, अतः डायोड D1 के कारण केवल धनात्मक चक्र होने पर धारा प्रवाहित होगी। समझा दिया है मैंने ये क्या, इसलिए डायोड D1 के कारण केवल धनात्मक चक्र होने पर धारा प्रवाहित होगी और हमें निर्गत प्राप्त होगा। अगले ऋणात्मक चक्र में बिंदु A ऋणात्मक और बिंदु B धनात्मक हो जाता है, ध्यान से सुनना। अगले ऋणात्मक चक्र में बिंदु A ऋणात्मक और बिंदु B धनात्मक हो जाता है। इस अवस्था में डायोड D2 अग्र बायस में और डायोड D1 पश्च बायस में आ जाता है, इसलिए डायोड D2 के कारण लोड प्रतिरोध RL में I2 धारा प्रवाहित हो जाती है या फिर होती है। यहाँ D2 के कारण केवल ऋणात्मक चक्र में ही धारा प्रवाहित होगी, यहाँ D2 के कारण केवल ऋणात्मक चक्र में ही धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है जी यहाँ पे। अब यहाँ पे I1 व I2 दोनों धारा लोड प्रतिरोध एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ लोड प्रतिरोध धारा दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। लोड प्रतिरोध पर धारा डायोड D1 व D2 पर एक ही दिशा में या फिर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव हाफ सर्किल में दिखा दिया। अब अपन बात कर लेते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की। देखो जी, आ जाओ। माना लोड में प्रवाहित धारा I है, ठीक है। अभी अपन I मानेंगे, I1 और I2 की बाद में बात करेंगे, ठीक है। माना लोड में प्रवाहित धारा I है, यहाँ द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध RS व अग्र बायस का प्रतिरोध RF है। वो ही सेम टू सेम पीछे जो तीनों अपन ने प्रतिरोध लिए थे वैसे ही अपन इसके ले लेंगे, RF, RL और RS, ठीक है। ध्यान से सुनना। लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या है, I है। निकालना क्या है अपने को, I निकालना है। तो यहाँ द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध कितना लिया अपन ने, RS, और डायोड का अग्र प्रतिरोध कितना लिया, डायोड का अग्र प्रतिरोध कितना लिया, RF, और RL अपने पास पहले से है। अगर आपको धारा निकालनी है I इक्वल तो कैसे लिखोगे, VS, डायग्राम देख लेना मैंने हटा दिया है, VS अपॉन RS प्लस RF प्लस RL, ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। अब RS प्लस RF इक्वल आप लोग जानते हो, पीछे अपन ने क्या लिया था, उसको R माना था, तो यहाँ पे लिख दो I इक्वल VS अपॉन R प्लस RL। अब एक चीज़ सुनना, इस VS को अपन यहाँ पे लिखेंगे VS डैश, क्यों, एक डायोड पर वोल्टता निकालनी है अपने को। क्या करना है, एक डायोड पर वोल्टता निकालनी है, ठीक है। तो एक डायोड पर, डायोड दोनों में एक, देखो यदि दोनों डायोड में एक ही समान ये एक समय धारा प्रवाहित होती है तो दोनों सिरों के मध्य वोल्टता VS होगी। यदि दोनों डायोडों में एक साथ एक समान धारा प्रवाहित होती है तो दोनों डायोडों की वोल्टता क्या हो जाएगी, उनके सिरों के मध्य वोल्टता VS होगी। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में एक समय में धारा केवल एक ही डायोड में प्रवाहित होती है। कौन से के अंदर, फुल वेव के अंदर। पता है आपको, एक ही समय में एक ही डायोड में धारा प्रवाहित होगी, इसलिए अपन VS को क्या लिखेंगे, VS डैश, क्यों, क्योंकि एक डायोड के लिए वोल्टता कितनी निकाली थी अपन ने, VS डैश निकाली थी ना, तो इसलिए VS की जगह अपन क्या रखेंगे, VS डैश रख देंगे।
ये लो जी, ओके। अब वी एस डैश इक्वल जानते हो आप लोग क्या होता है, ई एम साइन ओमेगा टी। डायरेक्टली लिख रही हूँ भाई मैं, निकाल लेना। वी एस डैश इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है, वी एस बाई 2 होता है। वी एस की वैल्यू भी आप लोग जानते हो क्या होता है, एन वी आई अपॉन एन वी आई होती है, ठीक है, एन वी आई। और वी आई की वैल्यू भी आप लोग जानते हो क्या होता है, वी पी साइन ओमेगा टी होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको कैसे लिख दोगे, देखो डायरेक्टली निकाल लेते हैं अपन। चूँकि वी एस डैश इक्वल कितना होता है, ई एम साइन ओमेगा टी, ई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। पुट कर दो तो ई एम अपॉन आर प्लस आर एल साइन ओमेगा टी, ओके जी। अब आप लोग जानते हो क्या, चूँकि ई एम आर प्लस आर एल इक्वल कितना होता है, ई एम आर प्लस आर एल इक्वल कितनी होती है वैल्यू, आई एम, ठीक है, यही होती है। एक बार देखो आप लोग इसको, आई ई एम अपॉन आर प्लस आर एल इक्वल की वैल्यू कितनी होती है, आई एम होती है। तो ये वैल्यू पुट कर दे अपन यहाँ पे, देखो आई इक्वल कितना हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। अब अपन यूज करेंगे यहाँ पे क्या, आई वन और आई टू। ये वैल्यू याद रखना कि आई की वैल्यू क्या होती है, आई एम साइन ओमेगा टी होती है। देखो अब यहाँ पे ई एम आप लोगों को पता है क्या होता है, पीछे भी अपन ने लिखवाया था, द्वितीयक कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान होता है ई एम। क्या होता है, ई एम द्वितीयक कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान। आई एम क्या होता है, द्वितीयक कुंडली पर धारा का शिखर मान होता है आई एम। क्लियर है जी। अब एक कंडीशन देखो, जब क्लास में नहीं हो ना तो पूछते हैं आपसे, जब क्या, जब 0 से लेकर टी से लेकर t/2, ठीक है। जब वोल्टता 0 से लेकर t/2 तक पहुंचती है तब कौन सा डायोड बंद रहता है, और या फिर कौन सी धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखो ये आवर्तकाल पढ़ा था अपन ने ऐसे, ये एक पूरा आवर्तकाल होता है। तो ये यहाँ पे 0 है, इस पॉइंट पर टाइम होता है t/2, इस पॉइंट पर टाइम होता है t, यही होता है। कंडीशन क्या बोल रही है यहाँ पे, जब 0 से लेके t/2 तक धारा हो तो, t/2 हो तो, अगर ये वाला हो रहा है तो कहने का मतलब इसके अंदर डायोड D1 काम कर रहा था, कहने का मतलब I1 तो प्रवाहित होगी। तो कौन सी प्रवाहित नहीं होगी इस कंडीशन के अंदर, 0 से लेके t/2 तक कौन सी धारा प्रवाहित नहीं होगी, I2 किसकी है, डायोड D2 की, ठीक है। इस वाले हाफ सर्किल के अंदर आप लोगों को पता है कि डायोड D1 काम करता है, तो वहाँ पे उसकी धारा ही उसी की ही धारा काम करेगी, ना कि D2 की धारा काम करेगी। क्यों, क्योंकि D2 तो पश्च बायस में है, तो पश्च बायस में धारा ही प्रवाहित नहीं होती थी। यहाँ पे कौन सी 0 हो जाएगी, I2 धारा 0 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी। कौन सी कंडीशन में, 0 से लेके t/2 तक। तो अपने पास क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ पे, आई एम साइन ओमेगा टी। ये आ गया ना आपका आई एम, ये लो जी, ठीक है। अब एक कंडीशन और इस कंडीशन में I2 क्या होगा, 0। जब देखो, जब t/2 से t तक हो तो, यही तो था, t/2 से t, नेगेटिव हाफ सर्किल यही था। तो t/2 से t तक हो तो
I1 धारा हो जाएगी 0 और काम कौन से करने लग जाएगी I2। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे Im साइन ओमेगा t। क्लियर है। पर एक चीज और देखना, ये बेशक अपन ने ऐसे लिया होगा इसको, पर ये वैल्यू आई कब थी, इस ऋणात्मक चक्र को लिया तभी तो आई थी ये वैल्यू, यही तभी तो आई थी क्या नहीं आई थी। तो यहाँ पे अपन ये माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अपन ऋणात्मक चक्र की बात कर रहे हैं, तब अपने पास I2 धारा प्रवाहित होती है, इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, इसलिए अपन ने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ओके जी, ठीक है। अब आप लोगों के पास I1 की वैल्यू भी है और अब आप लोगों के पास I2 की वैल्यू भी है। अब अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, धारा का औसत मान। ठीक है, किसकी बात करते हैं, धारा का औसत मान। ध्यान से सुन लेना, धारा का औसत मान किसको कहते हैं, सोल्व तुम लोग करोगे खुद। एक आवर्तकाल के लिए धारा का कुल मान ज्ञात करके यदि एक आवर्तकाल का भाग लगा दिया जाए, सेम टू सेम वैसा ही है जैसे अपन ने हाफ वेव के अंदर पढ़ा था। ये देखो ऐसे अपन ने निकाला था उसका फॉर्मूला, IDC इक्वल 0 से T I स्क्वायर dt, ऐसे ही था, सॉरी I अपॉन T, यही था। चलो 1/T बाहर ले लो, लिमिट लगा देना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके T/2 तक, ठीक है, और I dt प्लस T/2 से लेके T तक I dt। ध्यान से सुन लो। और एक बात और, ये नहीं है कि ओनली एक ही लड़की मेरे को सॉल्यूशन करके भेजे, हर एक लड़की मेरे को इसका सॉल्यूशन करके सेंड करेगी। क्या करेगी, हर लड़की BSc सेकेंड ईयर मैथ्स फिजिक्स, हर लड़की मेरे को ये वाले सॉल्यूशन करके भेजेगी। जो भी मैं काम देती हूँ वो मेरे को फ़ोन पे सेंड करोगे आप लोग लिख के, क्लियर करके, ठीक है। ये नहीं है कि कोई एक लड़की ने भेज दिया तो सब सही है, उसी को पढ़ना है, आप लोगों को भी पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है कि कोई भेजता है। सुनो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 1/T और I dt और I dt। क्लियर है जी। यहाँ पर देखो, अच्छा, ये यहाँ पे I1 हो जाएगा और यहाँ पे I2। क्यों, 0 से लेके T/2 तक कौन सी धारा काम करती है, I1, और T/2 से T तक कौन सी काम करती है, I2 काम करती है। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, ध्यान से सुनो। I1 की वैल्यू यहाँ पे रख देना ये वाली, I2 की वैल्यू यहाँ पे रख देना ये वाली। इंटीग्रेशन करोगे और हर सीक्वेंस वाइज इंटीग्रेशन करके सेंड करोगे, एकदम साफ, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। ये नहीं है कि ये लिखा मैंने लास्ट में आंसर बता दिया था, आप लोगों ने लास्ट वाला ही लिख के मेरे को सेंड कर दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो, इसकी IDC की वैल्यू आएगी आपके पास लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद कितनी, 4 Im/ω/t। क्लियर है। वैसे ओमेगा की वैल्यू होती है आप लोगों के पास 2π/T, पर मेरे को यहाँ पे इस T की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा 2π/ω। तो IDC इक्वल कितना आ जाएगा 4 Im/ω, 2π/ω से ओमेगा चला जाएगा, ये 2 से 2, तो IDC की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 2Im/π। ठीक है, लास्ट में ये वाली वैल्यू निकाल के बताओगे मेरे को, क्लियर है। ठीक है, ओनली एक लड़की नहीं, सब लड़की, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि वो एक लड़की तो भेज रही है मेरे पास। चलो, ये अपना क्या था, औसत मान था। अब अपन बात करते हैं वर्ग माध्य मूल मान। सेकंड टॉपिक है अपना कौन सा, वर्ग माध्य मूल मान। सेम टू सेम वो ही कंडीशन है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखो फॉर्मूला बना के दे देती हूँ, बस सेम टू सेम वैसे ही है जैसे है आप लोगों के पास पीछे हाफ वेव के अंदर पढ़ के आए हो आप। तो I² RMS इक्वल
0 से लेके t I1 स्क्वायर dt प्लस ty2 से लेकर t I2 स्क्वायर dt। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके पास है। I1 की वैल्यू आप लोगों के पास है, I2 की वैल्यू आप लोगों के पास है। ये पॉइंट कौन सा है? सेकेंड, वर्ग माध्य मूल मान ये निकालना है आपको, IRMS का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, वैल्यू रखोगे आप लोग इसके अंदर और फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे आप लोग। कैसे करते हो कैसे नहीं करते हो, पर मेरे को इसका सलूशन चाहिए और सब लड़कियों से चाहिए, हर एक लड़की से। ठीक है, लास्ट में वैल्यू इसकी आएगी, मैं लिख देती हूँ। IRMS इक्वल IM स्क्वायर अपॉन 2, ये वाली वैल्यू आएगी इसकी। ओके, तो अच्छा इसके ऊपर रूट है, ये वाली वैल्यू निकाल के सेंड करोगे मेरे को। क्लियर है? 2 टॉपिक होमवर्क आप लोगों का, हाँ निकाल दोगे? ठीक है, अब थर्ड टॉपिक अपना आता है कौन सा? दिष्ट कार्य से निर्गत थर्ड टॉपिक आता है अपना दिष्ट कार्य से निर्गत संकेत की आवृत्ति। क्या है थर्ड टॉपिक अपना? दिष्ट कार्य से निर्गत संकेत की आवृत्ति। देखो, माना किसी पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य में निवेशी संकेत की आवृत्ति कितनी है? ओमेगा है। इस अवस्था में पूर्ण तरंग दिष्टकारी एक पूर्ण संकेत को दिष्ट संकेत में परिवर्तित कर देता है। ग्राफ आप लोगों को पता है ऐसे बना था इसके अंदर। ये किसका था? VI का था। ठीक है, लास्ट में अपने को कैसे मिला था? ऐसे मिला था, पूर्ण वेव मिल गई थी अपने को लास्ट में। देखो ये ऐसे मिली थी कि नहीं मिली थी भाई? मिली थी। तो बस तो यही अपने को लिखना है इसके अंदर, ये ऐसे मिला था। ठीक है, ये ऐसे मिला था लास्ट में अपने को। तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है ये क्या था? आउटपुट था, और ये क्या था? सॉरी, ये इनपुट था, ये क्या था? आउटपुट था। ठीक है, इसके ऊपर अपने को AC मिली थी और इसके ऊपर अपने को क्या मिला था? DC मिला था। ठीक है, सुनना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर छोटी सी बात है। माना किसी पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निवेशी संकेत की आवृत्ति कितनी है? बस नाम देना है। ये जो निवेशी संकेत है इसकी आवृत्ति को अपन ने ओमेगा नाम दे दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। माना किसी पूर्ण तरंग में निवेशी संकेत की आवृत्ति ओमेगा है। इस अवस्था में पूर्ण तरंग दिष्टकारी एक पूर्ण संकेत को दिष्ट संकेत में परिवर्तित कर देता है। तो देखो यहाँ पे निवेशी आवृत्ति जो है उसको अपन ने ओमेगा बोल दिया, और जो निर्गत आवृत्ति है अपन ने उसको अपन ने क्या बोल दिया? 2 ओमेगा। बस इतना ही चेंज करना है। थर्ड पॉइंट क्या है? दिष्टकारी से निर्गत संकेत की आवृत्ति। क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है सबको? बस सेम टू सेम जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था वैसे ही फुल वेव रेक्टिफायर है। कुछ एक चेंजेज है जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ओके, चलो जी। अब फोर्थ पॉइंट है अपना उर्मिका गुणांक। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो आप लोगों को करना और भेजना। एक क्वेश्चन और है, फोर्थ पॉइंट है अपना कौन सा? उर्मिका गुणांक।
उर्मिका गुणांक का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, R इक्वल IAC और IDC, ये होता है उर्मिका गुणांक का फॉर्मूला। इसको आप कैसे रूप में लिख सकते हो, EAC और EDC, ठीक है। जैसे पीछे आप लोगों ने वैल्यू निकाली थी ना, किसकी, कैसे निकालोगे, लोड पर शक्ति, इक्वल दिष्ट शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती शक्ति, दिष्ट शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती शक्ति। हाँ जी, लोड पर शक्ति आप लोगों ने निकाली थी क्या, PRMS। चलो जी, दिष्ट पर शक्ति क्या निकाली थी आप लोगों ने, PDC, और इस पर क्या निकाली थी, प्रत्यावर्ती पर PAC। पावर की बात कर रहे हो, P मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, पावर, पावर यानी शक्ति। तो देखो ये क्या हो जाएगा, IRMS का स्क्वायर RL इक्वल PDC की वैल्यू क्या हो जाएगी, IDC स्क्वायर RL प्लस PAC की वैल्यू क्या हो जाएगी, IAC स्क्वायर RL को कॉमन लेके इससे काट देना तो क्या बच जाएगा, I स्क्वायर RMS इक्वल IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है। बस मेरे को वैल्यू क्या चाहिए इसकी, I स्क्वायर AC I स्क्वायर AC अपॉन I स्क्वायर DC इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा भाई, वहाँ से IDC स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कर लोगे, यहाँ से IDC स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, IDC स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा आप लोगों का, सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा क्या, हो गया। चलो बताए देते हैं ये तो, I स्क्वायर RMS IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से I स्क्वायर AC को इस साइड ले लो, ठीक है। अब क्या कर लोगे, IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग IDC स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस IDC स्क्वायर को कॉमन लिया ना, ये इसके नीचे लिख दो, करवा रखा है उसके अंदर देख लेना, तो ये क्या हो जाएगा, I